Okay, so today is the first day और हम जैसे I told you 13 days 13 chapters, every day we'll be doing one chapter each, so that slowly and steadily till the final exams you get through the entire grips on the microeconomics, right? So the first chapter today which we'll be doing is introduction to economics. छोटा सा chapter है but हाँ बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, वन मार्कर्स, एमसीक्यूज आप इसमें ढूंढ सकते हैं. Direct bigger question, yes, it is a little difficult, but still, just to grasp what the basic understanding of economics, आपको ये चैप्टर की ज़रूरत है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, इकोनॉमिक्स है क्या? क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स डिराइव किया गया था फ्रॉम टू वर्ड्स विच वाज ओकस, विच मेंट हाउस होल्ड. क्या मतलब? हाउस होल्ड. ये एक मेटाफोरिकली वर्ड यूज किया गया है. हाउस होल्ड का मतलब यहाँ क्या हो सकता है? हाउस होल्ड का मतलब हो सकता है एक इकोनॉमी, एज इन एक देश, अ नेशन, अ स्टेट, ठीक है जी, अ कंट्री, है ना, household. And here Neiman word means management. Management. So एक देश को, एक कंट्री को, एक स्टेट को संभालना इज इकोनॉमिक्स. आप यही देखते हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा बार, इकोनॉमिक्स यूज होता है. क्या है? उस देश को संभालने की बात करी जा रही है, उसको मैनेज करने की बात जा रही है. सो दीज टू वर्ड्स, ओकस, नीमन, हाउस होल्ड, मैनेजमेंट, इज इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. हम पढ़ क्यों रहे हैं इकोनॉमिक्स? प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत है कहाँ? कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या. मैं आपको छोटे से एग्जांपल के साथ बताती हूँ, सो दैट आई विल मेक इट मोर क्लियरर हियर. लेट्स जस्ट से आपका है हैप्पी बर्थडे, ठीक है जी. आपके हैप्पी बर्थडे वाले दिन, ठीक है, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं. तो आप प्लानिंग करते हो कि यार मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, तो लेट्स जस्ट से मैं सोच में पड़ जाते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना. मेरे को नए फ़ोन की ज़रूरत है, आई विल बाय अ फ़ोन. ठीक है, मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूँगा, पार्टी, राइट. मेरे को शॉपिंग जाने की ज़रूरत है, कपड़े भी चाहिए. तुमने अपनी भैया लिस्टें बना के तैयार कर ली कि वैसी बर्थडे आने वाला है, आई टेल माई पेरेंट्स आई नीड दिस 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 दिस, है ना. और तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, है ना. दिस इज योर पेरेंट, ही इज चेकिंग आउट व्हाट इज दिस बॉय डूइंग और द गर्ल डूइंग. तुम इतनी सारी चीजें लेके चल रहे हो क्योंकि तुम हो भुक्कड़. क्या हो? भुक्कड़. तुम लोगों की है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स. भुखपना बहुत है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब कुछ ही मुझे दे दो, है ना. Whereas पेरेंट्स जो हैं उनके पास आती है इनकम which is what? लिमिटेड. दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बेटा. अब वो सारा घर चक्के तो नहीं तुम्हें दे देंगे ना. इसीलिए उन्होंने तुम्हारे बर्थडे पे, जब तुम्हारा बर्थडे हुआ, उन्होंने तुम्हें दिए, जा ये ले 10,000 रुपए और जा जी ले अपनी जिंदगी. तुमने कहा क्या? मैंने तो क्या क्या सपने सजोए थे, फोन खरीदूंगा, पार्टी करूंगा, शॉपिंग करूंगा. आपने तो चकनाचूर कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि उनके पास लिमिटेड है रिसोर्सेस एंड यू हैव अनलिमिटेड वांट्स. एंड यू वांट कि जो रिसोर्स है मैं उसको हर ऑल्टरनेटिव यूज पे लगा दूं. क्या करूं? हर ऑल्टरनेटिव यूज पे लगा दूं. ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं. तो अब यहां देखेंगे क्या है हमारी प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है ये, ठीक है. प्रॉब्लम है ये है आपकी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम है स्कार्सिटी. रिसोर्सेज लिमिटेड है. बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी, सब तो कुछ कर नहीं पाओगे. यू विल हैव टू मेक choices. So very simply, what is the economic problem? Economic problem is making choices in the presence of scarcity. In the presence of scarcity. और ये problem arise क्यों करती है? My question is, why does this problem arise? Economic problem arise क्यों होती है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है. बच्चे टाटा पापा लिख रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्सिटी और चॉइस है, क्योंकि लोगों के पास इतनी चीज़ें नहीं है, स्कार्सिटी है, इसलिए उनको ऐसे चाहिए वैसे चाहिए. सब नॉनसेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. व्हाट यू नीड टू राइट डाउन, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी.
right? And then why does it arise is the question. 3 point लिखेंगे, because there are unlimited wants, limited resources and these resources have alternative uses. हमें इसको सही तरीके से लगाना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल में देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा नॉनसेंसिकल है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, मतलब एक बर्थडे को लेके। आई पुट इट इन अ रियल लाइफ एग्जांपल। देखिए, लेट्स जस्ट से देश में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, क्या प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई 5 लाख किलोवाट पर आवर के हिसाब से इतना प्रोड्यूस हुआ। अब इकोनॉमिक्स क्या है, मैनेजिंग द हाउस होल्ड। जो लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में या जो मिनिस्टर्स हैं, दे हैव टू थिंक अबाउट व्हाट भी, इस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम इन सारी नीड्स पे, कैसी नीड्स हैं, यहाँ देखिए नीड्स हैं, फैक्ट्री में चाहिए, ठीक है जी, रेजिडेंशियल लोगों को चाहिए, रेजिडेंशियल, ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए चाहिए, कितने सारे यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं इसके। तो अब ये 5 लाख किलोवाट, हर किसी को सब कुछ चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, हमारे को भी होएगा घर पे यार पखे चलते रहे कोई बात नहीं, पर गर्मी नहीं लगनी चाहिए, एसी चलता रहे, है ना, हम ज्यादा से ज्यादा लेने को तैयार हैं। तो इस वजह से सरकार को क्या करना पड़ता है, इनको एलोकेट करना पड़ता है धीरे धीरे। तो अनलिमिटेड वांट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरीबडी वांट्स, ठीक है, बट 5 लाख है, लिमिटेड है, इसलिए यू हैव टू मेक चॉइसेस कि किसको किसको कितना कितना दिया जाए, चूज करना पड़ेगा। This is your economic problem. Why does this arise? Because you have unlimited wants, limited resources and have alternative uses. This is the arise ka point. What is scarcity, economic problem, sorry, scarcity and choices. ये समझ में आ रहा है? Economic problem is scarcity and choices. Why does this arise? Because of these 3 points, right? चलिए, moving ahead. अब ये सारा कुछ हम पढ़ाई करेंगे माइक्रो और मैक्रो के साथ। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, आप 11th क्लास में हैं, यू आर स्टडिंग व्हाट, यू आर स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट ईयर यू विल बी स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, राइट, क्योंकि आप इंडिया में हैं, आप इंडिया की इकोनॉमी पढ़ेंगे। इसीलिए माइक्रो और मैक्रो 2 स्ट्रीम्स हैं, जैसे अपन कहते हैं ना साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के अंदर वी हैव 2 स्ट्रीम्स, 2 सब्जेक्ट मैटर्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका क्या क्या लॉजिक है, हम डिफरेंस फॉर्मेट में करते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑल्सो। इंडिविजुअली लिखने में आए तो आप इंडिविजुअली भी लिख सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, प्रेजेंटेशन का पॉइंट जो है, बेटा यू नीड टू नो एनी टाइम आपके स्कूल में टीचर पेपर में इज आस्किंग फॉर अ डिफरेंस, ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव इट इन अ टैबुलर फॉर्म विद, ये होते हैं बेटा बेसिस। अब बच्चे पूछते हैं मैम बेसिस क्या है? बेसिस मतलब ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू डिफरेंशिएटिंग दीज टू is your ground, right? So starting from here, origin, yeah beta, microeconomics was derived from a Greek word micros, micros जिसका मतलब था small, ठीक है। हम छोटे लेवल पे जो चीज पढ़ते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो हम बड़े लेवल पे उसको बोलते हैं मैक्रोस, मैक्रोस विच मेंट लार्ज। आपने देखा होगा ये माइक्रो लेवल है छोटा लेवल, ये मैक्रो लेवल है बड़ा लेवल, तो ये नॉर्मल वर्ड है जिससे माइक्रो और मैक्रो बना। नेक्स्ट वी स्टडी इज द मीनिंग। मीनिंग में वो ये कहता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? इंडिविजुअल बिहेवियर। कहता एक छोटी इंडस्ट्री को पढ़ना, एक कमोडिटी को पढ़ना, इस प्राइस पेन का प्राइस क्या होगा, एक पेन, एक कमोडिटी, एक इंसान, किसी भी चीज को जब आप इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल units in the economy, whereas macro में we are studying the aggregates, we are studying the aggregates, or we say we study the economy as a whole, एज अ होल, सारी इकोनॉमी को इकट्ठे पढ़ना। छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, काफी बारी एग्जाम में आ जाता है 1 मार्कर में, जूट इंडस्ट्री स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमें लगता है इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, इनकरेक्ट। एक है ना, एक जूट इंडस्ट्री है, उसको पढ़ना
माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं पूरे देश को इंटायरली पढ़ूंगी फिर आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो एनी वन इंडस्ट्री, एनी वन ह्यूमन बीइंग, एनी वन पेन और मार्केट, एवरीथिंग इज इन माइक्रो। जब तक मैं पूरी इकोनॉमी टोटैलिटी में, टुगेदर में नहीं पढ़ूंगी तब तक यहाँ। Next he says assumption, but a very important, many times I've seen teachers not covering this. This is something which is the base for micro and macroeconomics और आगे बहुत use होता है. He says assumption है microeconomics behaves on ceteris paribus. Ceteris paribus क्या मतलब? Partial equilibrium analysis. What is this? He says जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो, आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे अगर प्राइसेस, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ फिर इजी हो जाएगा। अगर प्राइसेस बढ़ती हैं, हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है इसलिए बता रही हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड घट जाते हैं, है ना, ये आप पढ़ चुके हो, लास्ट है, वन शॉट्स है, इसलिए आई एम गोइंग थ्रू दीज, ठीक है। और अगर प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, है ना, कीपिंग ऑल दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये पढ़ा हमने, ये कीपिंग ऑल दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इज सिट्रस पैरिबस। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अब प्राइस सस्ती हुई, है ना, मेरा जैसा बढ़िया कहेगा हाँ भाई यार प्याज सस्ते हो गए, चल जाके ना खरीद लेते हैं, बोरी ले लेते हैं, गोडाउन में रख देंगे, जब जरूरत होगी काम कर लेंगे, है ना। इन जनरल लोग ऐसा बिहेव करते हैं। बट अगर प्याज सस्ते हो गए तो नीता बानी क्या कहेगी, चल भाई बैग पकड़, आपा जाके प्याज लेके आ, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज शी इज वेरी रिच। दैट इज दैट अदर फैक्टर विच इज योर गवर्निंग। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं बाकी सारे फैक्टर्स को क्या कर दूंगी, कांस्टेंट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रही हूं एक जनरल आर्म रैशनल बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल, नॉट द इंटायर इकोनॉमी का ना, इसलिए मुझे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर हमेशा जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वी डू partial equilibrium analysis or ceteris paribus. That means I am keeping all the other factors constant. आ रही है बात समझ में? So this is here. Other इधर यहाँ पर it is called general equilibrium analysis. क्या है ये? General equilibrium analysis. इस साल ठंड काफी पड़ी है तो कपास, कॉटन की बहुत अच्छी फसल क्रिएट हुई, अच्छी ठंड, अच्छी बारिश, अच्छी फसल एज एन आउटपुट, उसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छी होएगी, ज़्यादा लोग एम्प्लॉय किए जाएंगे, ज़्यादा लोग एम्प्लॉय किए जाएंगे, इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, लोग ज़्यादा सेव कर पाएंगे, जो ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, उसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगा। मैंने कितने सारे फैक्टर्स को चेंज करना शुरू कर दिया, वन बाय वन। हियर एवरीथिंग मूव्स टुगेदर, उसकी वजह से ऐसा हो गया, वैसे की वजह से वैसा हो गया, हर चीज टोटैलिटी में मूव करती है, बिकॉज मैं इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रही हूँ। यहाँ हम कुछ चीज को कांस्टेंट नहीं रखते। क्लियर? नेक्स्ट इज द टूल्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल के लिए डिमांड एंड सप्लाई, और यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ एग्रीगेट्स आ जाते हैं, इसलिए और भी बहुत चीजें, यहाँ हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, बैंकिंग, मनी, बहुत ऐसी चीजें। फिर थ्योरी, बेटा इसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी और इसका दूसरा नाम है इनकम थ्योरी। थोड़ी सी मैं बात बताती हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी सारा सिलेबस कर चुके हो, आइडिया थोड़ा बहुत है। हर चीज इस बुक में, माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक में, वाज रिलेटेड विद प्राइस। आपने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसमें क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस। आपने पढ़ा डिमांड, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। सप्लाई, प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। हर चीज इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में इज रिलेटेड टू प्राइस। अब नेक्स्ट ईयर आप जब पढ़ोगे इनकम विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें इनकम विल बी द मेन डिटर्मिनेंट। व्हाई? नेशनल इनकम पहला चैप्टर होता है, थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हर चीज यहाँ इनकम से रिलेटेड होती है, देश की टोटलिटी। So these are the differences. You want to take a screenshot, you can try keeping this as what? As table format if they ask you in differences. Plus what you need to understand beta, जितना मैंने छोटा सा लिखा है आप पेपर में इतना छोटा नहीं लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट पूरा लिखेंगे। कैसे? ओरिजिन, दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। मैं बोली ना, वो सब बोलने को लिखना है ना, ये भी ऐसे सिंगल वर्ड्स वहां नहीं देकर आएंगे, इट इज वेरी अनोइंग फॉर द टीचर, डोंट डू दैट। ऑल राइट, चलिए
Next we go to positive and normative. What is positive economics and what is normative economics? He says positive और normative दो statements हैं या economics हैं. तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि बहुत बारी we need to make assumptions and presumptions and उसके लिए we need to have some statements and everything. तो हम इसको इसलिए पढ़ते हैं. So what is positive and normative? He says positive statements are वो जो state करती हैं what was, what is, what will be. क्या था, क्या है, क्या होगा. ठीक है जी, विचार पे रखते हुए कोई स्टेटमेंट देना इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. जैसे मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, let's just say I'm a psychologist, I've studied human behavior, I have an idea, I've studied for it, I know this is what happens in these circumstances, the child behaves like this and this, and I give a statement कि इस आपका बच्चा बिल्कुल इतना बढ़िया कर लेगा या whatever I'm trying to say, है ना. So that is a positive statement. Whereas normative statement is what ought to be. ought to be. कैसा होना चाहिए. ठीक है, कैसा होना चाहिए. इन्हीं दो चीजों से we infer to, let's come to this point first. This is something, ये जो है यहाँ पे, this is something which is suggestive. Excuse me. ये एक ओपिनियन है, सजेशन है, ऐसा होना चाहिए. बेटा तुम्हें ना दिन में 8 घंटे पढ़ना चाहिए, बढ़िया हो जाएगा, पेपर क्लियर कर लोगे, इतने % ले आओगे. माँ बाप बोलते रहते हैं ना. ये है हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. हमारे टाइम पे तुम ऐसे करते तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, देखो उसको देखो, ये करो. सजेशन. This is something which is a fact. This is something which is based on the facts. क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा, मैंने देखा, पहले ऐसे हुआ था, experiences, observations, and I came down to conclusions. So this is something which is a fact. इसीलिए this is something which can be empirically verified. क्यों? मैं आपको बोलती हूँ, छोटी सी stupid वैसे तो ये चीज़, it's not going to be a statement दो. मेरे 10th में, genuinely I'm not kidding, 77.7% आए थे. Right? आपने कहा मैम आप तो CA कर रही है, ऐसे कैसे? मैं कहा नहीं, सच्ची में आए थे. तो उसमें क्या कहते हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ? आपको अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ. एम्पेरिकल वेरिफिकेशन है ना, मेरे पास स्टडी है, मेरे पास प्रूफ है. दिस इज व्हाट इज नॉर्मेटिव. जबकि ये आपके मम्मी पापा आपको बोली जा रहे हैं ना, एम्पेरिकल, हम तो इतना पढ़ते थे, कौन कैसे कर सकता है ना, अब तुम इतना करो. तो एम्पेरिकल वेरिफिकेशन यहाँ नहीं है, क्योंकि ये एक सजेशन है, एक ओपिनियन है. ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. जब भी लाइन के अंदर सजेस्टिव ओपिनिएटेड चीजें आएंगी तो वो यहाँ पर नॉर्मेटिव हो जाएगी. क्लियर? चलिए, फिर आता है क्लासिफिकेशन इज ट्रू एंड फॉल्स. दिस कुड बी ट्रू और फॉल्स. राइट, ये स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स हो सकती है. मैंने कहा अपनी स्टडी के बाद तेरे 95% आएंगे, हो सकता है उसके 97 आ गए, मेरा तो फॉल्स हो गया ना, ज्यादा आ गए, कोई बात नहीं. दिस इज बट व्हाट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने स्टडी किया आपको. वेयर एज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्या है, सजेशंस हैं. क्या है, सजेशंस हैं. इट इज नॉट अबाउट ट्रू एंड फॉल्स. दे डोंट वेरीफाई अबाउट ट्रू एंड फॉल्स, दे आर जस्ट गिविंग सजेशंस. ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए. ट्रू फॉल्स की बात हो ही नहीं रही है. एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप बताइएगा. Put it in the comment downstairs, है ना, what do you think it is? So he says meteorology department ने statement दिया that कल बारिश होगी. ठीक है, कल बारिश होगी, but नहीं हुई. नहीं हुई, बारिश हुई नहीं, गलत हो गए वो. ठीक है, so is it a positive statement or normative? You can put it in the comments. I'll give you an answer in a second, but आप try करो and then see whether you right or wrong. So this is a positive statement. Why? True or false से फर्क नहीं पड़ता. मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने स्टडी किया, उन्होंने देखा प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें क्या थी, कितने सालों से वो करते आ रहे हैं, उनके पास कितना सारा डेटा है, इसलिए वो क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट. हाँ, दूसरा नॉर्मेटिव क्या होगा. हमारी मम्मियाँ काफ़ी बारी कह देते हैं, घर बैठे ना चाय पे आंटियाँ बाहर बैठी होती हैं, बोल रही होती हैं कि हुन ना बहुत गर्मी पैगी है ना, हुन ना बारिश पै जानी चाहिए है.
दे आर सजेस्टिंग, वो भगवान नहीं है, वो भगवान को बोल नहीं सकते है ना, उनके होने बोलने ना बोलने से कुछ होगा नहीं, अपने आप होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी नहीं हो जाएगी। हो सकता है आंटी ने कहा मैनू लगता कल मी पऊगा है ना, और अगर पै जाता है तो क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं, वो नॉर्मेटिव होगा। यस, क्यों? उनका एक सजेशन है। अभी भी पीछे आई वाजंट वेल, यू नो माय मदर इन लॉ इज टेलिंग मी सुखी ठंड है, हुन मी पै जाऊंगा ना फिर जाके लोग ठीक होने लगेंगे, बिकॉज मेरे को इतना ज्यादा खांसी जुकाम हो गया। सजेशन, उनका मन किया ये बोलने का, क्योंकि उनको लगता है इस टाइम तक बारिश आ जाती है, बट फिर भी वो एक सजेशन दे रहे हैं। शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट, शी इज नॉट डन एनी साइंस स्टडी, शी डजंट नो what is or what will be, शी इज जस्ट गिविंग अ सजेशन। हेंस ये एग्जाम्पल्स हो गए। छोटे मोटे और एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हो, लाइक यू नो क्या कहते हैं, करप्शन नहीं होनी चाहिए, पीपल शुड नॉट स्मोक, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है उसको कम करना चाहिए, suggestions, right? So this is your positive and normative. You can get statements in the paper where you can be asked कि ये normative है, positive है, बताओ इसको क्या है ना। उसके बाद next what we have over here is economy। बेटा इकोनॉमी क्या है? आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो। शुरू में मैंने बताया था इट इज द हाउस होल्ड, एक इकोनॉमी को संभालना है ना। व्हाट इज इकोनॉमी? 3 मेन वर्ड्स हैं, सेटअप, सिस्टम, इंस्टीट्यूशन। कहता है ये एक ऐसा सेटअप है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक सिस्टम है जहां पीपल आर डूइंग ट्रांजैक्शंस और मूविंग अराउंड टू अर्न अ लिविंग। ये 2 वर्ड्स, इन तीनों में से कोई भी एक साथ, अर्न अ लिविंग जरूरी है। तो एक सेटअप में ऐसे लोग रह रहे हैं जो मिलकर एक अर्निंग और लिविंग रखना चाहते हैं, दैट इज एन इकोनॉमी, एक सेटअप, इंस्टीट्यूशन। ऐसे ही वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, एक है सिंपल इकोनॉमी और दूसरी है नॉर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। ठीक है, पहले की बात करूं बाबा आदम के टाइम की, सिंपल इकोनॉमीज होती थी। मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशंस में एक होता था अंकल, वो क्या है, वो पूरा सब कट्ठा ही कुछ ही खुद ही कर रहा है, जूते बनाता है, ही इज अ कॉबलर, ओके। सो ही gets the leather, he cuts it, he sews it, and then he makes the entire chappal out of it, then he is only the one who's going to sell it in the market। वो सब काम खुद करता है। this is a simple economy, है ना, दिस इज अ सिंपल इकोनॉमी। वेयर एज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज कौन सी होती हैं? आजकल की इकोनॉमीज। अब इसमें क्या है, एक बंदा है हु इज अ फाइन क्राफ्टमैन, हु अंडरस्टैंड, ही इज अ फाइन यू नो स्टडीड लेदर, और उसको फाइनेस्ट ऑफ फाइन लेदर के बारे में पता है, तो वो सिर्फ लेदर परचेजिंग में जाता है। एक फाइन क्राफ्टमैन है, he knows how to cut it and then you know give those designs and everything। एक है who is a sewing expert, he only sews the entire shoe। then the one person, then you know he gives the packaging, he is known for this packaging, and then the next person who does the marketing, and अलग अलग बंदे हैं, इंटरडिपेंडेंस बहुत है एक दूसरे पे, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, एक दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, देयर आर लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर डिवाइडेड अंडर ईच इंडिविजुअल। तो ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज हैं, ये है सिंपल इकोनॉमीज। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले लेवल ऑफ इनकम। यहाँ क्या था, लो, अब यहाँ है हाई लेवल ऑफ इनकम। वॉन्ट्स, पहले लोगों की वॉन्ट्स थी मल्टीपल, मल्टीपल वॉन्ट्स थी, बट लिमिटेड थी। आजकल इनॉमरस है, इनॉमरस है। क्यों? क्योंकि इनको इतने मल्टीपल वॉन्ट्स तब भी थी अब भी हैं, बट यहाँ पर यू कैन यूज द वर्ड अनलिमिटेड ऑल्सो एंड इनॉमरस ऑल्सो। अब अनलिमिटेड है, भुखपना बढ़ गया है, ठीक है, इनॉमरस हो गई हैं वॉन्ट्स। फिर इंटरडिपेंडेंस, पहले इतना इंटरडिपेंडेंस नहीं था, एक ही बंदा था सब काम कर रहा था, बट अब यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस कम था, अब यहाँ ज्यादा है। एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज, डिग्री ऑफ एक्सचेंज यहाँ कम था, यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटीज इंडिविजुअल्स कर रहे हैं तो वो बढ़ गया है, राइट। सो दिस इज योर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज। इकोनॉमीज के साथ ही वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग वन मोर कॉन्सेप्ट हियर विच इज द 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज। ठीक है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज, व्हाट आर दीज 3 टाइप्स ऑफ
इकोनॉमीज, कहता कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं जौन सी आर रन बाय द, अच्छा पहले तो इनके ना बहुत सारे और नाम भी हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमीज भी कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को प्राइवेट इकोनॉमीज भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमीज भी कहते हैं। यू शुड नो ऑल द ऑल्टरनेट नेम्स, है ना। सो ये हमारा यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसके अंदर मेजरली द इंटायर रोल ऑफ व्हाट टू बाय, हाउ टू बाय, यू नो, एवरीथिंग इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। यहाँ दूसरी तरफ वी हैव द सोशलिस्ट इकोनॉमीज। मेन इसके 2-3 नाम बताती हूँ, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज, कंट्रोल्ड इकोनॉमीज, पब्लिक इकोनॉमीज, है ना, पब्लिक सेक्टर इज द मेन। यहाँ पर मेन जो टंटा है वो किसका है? गवर्नमेंट का है, या सेंट्रल अथॉरिटी बोलते हैं बेटा, सेंट्रल अथॉरिटी, दे टेक ऑल द डिसीजंस, है ना। तो ये हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमीज। मिक्स्ड में देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस, है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट भी है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है, सो देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस इन द इकोनॉमी, राइट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज मोटिव। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी और चीज से, दे आर हियर टू डू प्रॉफिट maximization, profit maximization, and here they are here for welfare, social welfare, है ना। बेटा मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। कुछ सालों की बात पहले, आई वाज जस्ट टीचिंग द स्टूडेंट एंड सिटिंग, शी वाज अ लिटिल लेट, शी स्टार्टेड माय क्लासेस, तो हम बैठे पढ़ रहे थे, तो मैं उसको बोल रही थी, तो गवर्नमेंट का काम होता है, 2 मिनट आई टुक अ पॉज एंड एवरीथिंग, है ना, वो एंड आई सेड यू नो सोशल वेलफेयर, शी लाइक हंसने लगी, है ना। हमारे देश में अगर हर गवर्नमेंट नहीं ऐसा कुछ कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है, इन जनरल गवर्नमेंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर टू डू व्हाट? सोशल वेलफेयर। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट अपना करेगी सोशल वेलफेयर और वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या होता है? सोवरेनिटी वर्ड का मतलब यहाँ है चॉइसेस। क्या है? चॉइसेस। सो अगर आप देखोगे प्राइवेट इकोनॉमीज के अंदर इतनी ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो पैसा दे सकता है उसके लिए हम गुड्स बनाते रहेंगे। यू गो टू अमेरिका, यू गो टू अदर प्लेसेस, देयर यू नो यू वांट टू हैव अ पैकेट ऑफ चिप्स, यू विल सी कितने सारे ऑप्शंस हैं, आपका दिमाग फैल जाएगा मैं कौन सा वाला लूं। सो देयर इज लॉट्स ऑफ कंज्यूमर choices there, है ना। so there is high degree of consumer sovereignty, but यहाँ पर high degree, पर यहाँ पर socialist economies के अंदर इतना नहीं है। देखो सरकार ने आपका पेट भरना है, क्योंकि मेरी जो आवाम है, एज इन मेरे जो पब्लिक है वो गरीब है, मुझे उनको पैसे पहुंचवाने हैं या जो भी है ना, उनको एक ही चीज़ मैं प्रोवाइड कर पाऊंगी, मैं उनकी फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ दे सकती हूँ, उनको लग्जरी नहीं दे सकती। इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर सोवरेनिटी डिग्री इज़ वेरी लेस, है ना। देयर इज़ नो चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर्स। यहाँ पर सरकार अपना काम करती रहेगी, पीडीएस शॉप से सरकार राशन भिजवा रही है, और यहाँ पे हमारे पास आटा विद आशीर्वाद भी है, फलानी कंपनी, बड़ी सारी चॉइसेस। हमारे एमपी का आटा है ना, आती है न्यूज़ में, ऐड में, तो एड्स में हम देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास चॉइसेस भी हैं, अपना अपना है ना। उसके बाद कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज पे, दे आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। विद सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। वेयर एज सोशलिस्ट के अंदर इट इज कंट्रोल्ड, ओन एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर। हर चीज का कंट्रोल किसके हाथ में? सरकार के पास। और यहाँ पर कोएग्जिस्टेंस है, सरकार अपना पब्लिक के लिए सेटिंग कर रही है और ये अपने के लिए। लास्ट हमारे सेकंड लास्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेटा लास्ट चैप्टर है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जहां डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस बनता है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन द प्राइसेस इन द मार्केट, वेयर एज यहाँ पे दे आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार सेट करती है, भैया ये चीज इतने की बिकेगी, इसका प्राइस ये होगा, ये नहीं होगा। और यहाँ पे सरकार अपना काम कर रही है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए सब्सिडाइज रेट पे फिक्स करके प्राइसेस दे रही है। आपने एमएसपी के बारे में सुना होगा, जो फार्मर्स को मिलता है हमारे कंट्री में, वो वहाँ पे। और प्राइवेट सेक्टर ने अपने टंटे लगा रखे हैं, ये आईफोन 1.5 लाख का, फलाने लाख का, तो वो अपने प्राइसेस पे बेच रहे हैं। लास्टली डिनोमिनेशन, यहाँ पर प्राइवेट की है डोमिनेंस, ठीक है जी, यहाँ पर पब्लिक की डोमिनेंस है, और यहाँ पर अपना अपना को एग्जिस्टेंस। ये तो यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा, को एग्जिस्टेंस पे दोनों का को एग्जिस्टेंस।
So this is the entire concept of your first chapter introduction to economics के अंदर हमने ये पढ़ा है. अच्छा है, important है, ऐसी बात नहीं है कि आप छोड़ दो ये chapter, अच्छा खासा आ जाता है. Some teachers who are very pokey and they want to give something the kid must have not done. This is that chapter. So do it nicely. अगर आपको notes चाहिए, you can join my Telegram channel. उसका लिंक मैंने नीचे comment उसमें डाल दूंगी description के अंदर. You can follow my YouTube channel or follow me on Instagram, and so that you keep getting the updates. 13 दिन में you'll get 13 videos like this. So keep going and study hard, get good marks in your 11th midterms. All those who are preparing for CUET, 11th class microeconomics very important. आज अच्छी तरह से कर लोगे, अगले साल stress कम होगा, right? So this is important for you. All right, thank you. That will be all for chapter 1. See you in chapter 2. Okay.